अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई, जो चैप्टर था उसे कंप्लीट किया था और उसके एमसीक्यूज़ या पीवाईक्यूज़ हम लोग कर रहे थे। तो इसी सीरीज़ के अंदर ये आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनकरेक्ट जो कथन है उसकी बात करनी, नॉट करेक्ट सही नहीं है। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज की थी। बेटा, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की नहीं की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने आपके न्यूक्लियस, या जिसे हम लोग हिंदी में केंद्रक कहते हैं, उसकी खोज की थी। तो पहला स्टेटमेंट ही आपका रॉन्ग है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही जो है वह आपका आंसर चला जाएगा। आगे देखते हैं बेटा, स्लाइडेन एंड स्वान फॉर्मुलेट द सेल थ्योरी। बिल्कुल सही बात है। विर्चेव एक्सप्लेन दैट सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हमें पता है कि विर्चोव ने 1855 के अंदर ओमनिस सेलुला ई सेलुला स्टेटमेंट दिया था, जिसके अनुसार नई सेल जो होती है वह पुरानी कोशिकाओं के अंदर, पुरानी कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा बनती है। अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैरीज आउट इट्स लाइफ एक्टिविटी विद इन अ सिंगल सेल। एक कोशिका जीव अपनी जीवन क्रियाएं एक ही कोशिका के भीतर करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका आंसर चला जाएगा, ठीक है। सेल डिस्कवर हुई थी 1665 में। सबसे पहले देखा था रॉबर्ट हुक ने, जो डेड सेल देखी थी, और उसके बाद एंटन वॉन लीवेनहॉक ने न्यू सेल जो है एक लिविंग सेल को सबसे पहले देखा था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, द मेन एरिना ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ अ सेल इज। कोशिका की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का मुख्य कार्यस्थल कौन सा होता है? बेटा, जो मुख्य कार्यस्थल होता है वह कौन होता है बेटा? साइटोप्लाज्म होता है। कौन सा होता है बेटा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कैसे? सपोज मैं कह रहा हूं ये एक सेल है, एक सेल के अंदर ये हो गया न्यूक्लियस। ये क्या हो गया बेटा? न्यूक्लियस। और ये क्या हो गया बेटा? साइटोप्लाज्म। ये क्या हो गया बेटा? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो एक सेल का वह एरिया है जहां पर सेल की विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जो होती है वह संपन्न होती है। साइटोप्लाज्म में होने वाली क्रियाएं सेल को लिविंग स्टेट के अंदर रखती है। ये भी एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट दे रखा है, इसलिए अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, सही उत्तर है द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। केमिकल रिएक्शन अकर हियर टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य जो होता है वह कोशिका क्रियाओं का मुख्य स्थल होता है। कोशिका को जीवित अवस्था में रखने के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? बेटा, हम सब जानते हैं कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है, लेकिन प्रोटीन और लिपिड के साथ साथ में इसके अंदर कुछ मात्रा के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। क्या क्या होता है बेटा? मेनली ध्यान से इसको लिख लेना है, लिख लीजिएगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर मुख्य रूप से क्या होता है बेटा? प्रोटीन, ठीक है। एक होता है लिपिड और अगला होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट। तीन चीजें जो होती है सेल के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर मुख्य रूप से होती है। अगर हम लोग लिपिड की बात करें तो लिपिड जो होता है वो तो जानते ही हैं कि लिपिड जो होता है मेनली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड। किसकी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है? फॉस्फोलिपिड के फॉर्म के अंदर जो होता है लिपिड प्रेजेंट होता है। अगर आरबीसी की मेम्ब्रेन की बात करें, आरबीसी की मेम्ब्रेन की बात करें तो आरबीसी के मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन और लिपिड, लिपिड जो होता है, लिपिड जो होता है वह कितना होता है और प्रोटीन कितना होता है, ये भी एनसीईआरटी ने दे रखा है। लिपिड जो होता है वह होता है 40% और प्रोटीन जो होता है वह होता है 52%। 52%। कैसे याद रखना बेटा? अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ध्यान रखना। एल पहले आता है, पी बाद में आता है। एल के बाद में पी आता है, JKLMNOP।
L के बाद P आता है, और मैथ के अंदर 40 के बाद जो होता है वह 50 आता है। इस तरीके से आप लोग ये ध्यान रख सकते हैं और अच्छा क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, ठीक है, ये हो गया। प्लाज्मा झिल्ली में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में उपस्थित होते हैं? प्लाज्मा झिल्ली में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में उपस्थित होते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह किस रूप में उपस्थित होता है? देखो बेटा, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह प्रोटीन और लिपिड दोनों के साथ जुड़ा हुआ रहता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, बेसिकली इस पॉइंट को लिखना, इन मेम्ब्रेन, ध्यान से देखना बेटा, इन सेल मेम्ब्रेन, इन सेल मेम्ब्रेन। कार्बोहाइड्रेट फ्रीली प्रेजेंट नहीं होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान से देखना बेटा, लिंक्ड विथ, एक फ्लो चार्ट बना देता हूं, लिंक्ड विथ प्रोटीन, प्रोटीन के साथ भी जुड़ा हुआ रहता है और लिपिड के साथ भी जुड़ा हुआ रहता है। अगर प्रोटीन के साथ जुड़कर ये क्या बनाता है बेटा? प्रोटीन के साथ जुड़कर ये ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड के साथ जुड़कर ग्लाइकोलिपिड बनाता। प्रोटीन के साथ जुड़कर क्या बनाता बेटा? ग्लाइको प्रोटीन के फॉर्म में रहता है और लिपिड के साथ जुड़कर ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म के अंदर रहता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि मेम्ब्रेन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वह कार्बोहाइड्रेट फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है। वह या तो प्रोटीन के साथ जुड़ी हुई अवस्था में पाया जाएगा या लिपिड के साथ जुड़ी हुई अवस्था में पाया जाएगा। अगर वह प्रोटीन के साथ जुड़ी हुई अवस्था में पाया जाता है तो क्या बनाता है बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर वह लिपिड के साथ जुड़ी हुई अवस्था में पाया जाता है तो क्या बनाता है? ग्लाइकोलिपिड। तो ये क्या कह रहा है? प्लाज्मा झिल्ली में कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से किस अवस्था में पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वह ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड दोनों रूप में प्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों ही यहां पर लिख लिया है आपको याद रखने के लिए। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, चलें आगे। ये कह रहा है बेटा, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट विच आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन टेक पार्ट इन। कोशिका झिल्ली में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट किस में भाग लेते हैं? बेटा कार्बोहाइड्रेट जो है बेसिकली सेल की सरफेस के ऊपर ओलिगोसैकेराइड पाए जाते हैं। आप लोगों को बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर मैं पढ़ाऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो कोशिका झिल्ली के अंदर ओलिगोसैकेराइड जो है वो सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और एक्ट एज आइडेंटिफाइंग मार्कर। ध्यान से इस लाइन को लिख लेना। इन सेल मेम्ब्रेन, इन सेल मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन के अंदर ध्यान से देखना, जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स बेसिकली क्या है बेटा? बेसिकली ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट ऑन सेल सरफेस, प्रेजेंट ऑन सेल सरफेस, सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एंड एक्ट्स एज हम लोग कह सकते हैं कि ये बेसिकली आइडेंटिफाइंग मार्कर की तरह, एक्ट्स एज आइडेंटिफाइंग मार्कर, आइडेंटिफाइंग मार्कर की तरह प्रेजेंट होते हैं, आइडेंटिफाइंग मार्कर की तरह। सेल रिकॉग्निशन के अंदर बेसिकली काम में आते हैं, हेल्प्स इन सेल रिकॉग्निशन। इस लाइन को लिखिएगा, हेल्प्स इन सेल रिकॉग्निशन, सेल की कोशिका की पहचान में, कोशिकीय पहचान में सहायता करते हैं। किसमें बेटा? कोशिकीय पहचान के अंदर जो है वह सहायता करते हैं। क्लियर? तो आंसर देख लेते हैं बेटा। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, कार्बोहाइड्रेट बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस में हेल्पफुल नहीं होते हैं, पदार्थों के परिवहन में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करते हैं। ये लिखा हुआ सेल रिकॉग्निशन, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा बेटा? बी जो है वह इसका आंसर चला जाएगा। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है, चलें आगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिख के आया हूं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा।
ये हो गया, लिख लिया। देखो बेटा, ये सेल है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर इस प्रकार से रिसेप्टर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जैसे रिसेप्टर है, ये क्या है, ओलिगोसेकेराइड मार्कर है, कार्बोहाइड्रेट है। तो सेल की पहचान के लिए एक सेल दूसरी सेल को किस प्रकार से आइडेंटिफाई करती है, सेल के ऊपर मार्कर प्रेजेंट होते हैं। थोड़ा हाई लेवल है बेटा, लेकिन हमें इतना ही ध्यान रखना है कि सेल के ऊपर मार्कर प्रेजेंट होते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दिस मार्कर सेल इज रिकॉग्नाइज्ड कि यह सेल ये है, ये सेल ये है। तो ये जो मार्कर होते हैं वो ओलिगोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, एक मिनट बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक द्रव संरचना होती है। सॉरी बेटा, कोई कॉल आ गया था। क्या कह रहा है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी उपस्थिति के कारण तरल संरचना है। तो बेटा बेसिकली तरल संरचना क्यों है, बिकॉज जो लिपिड होता है ना उसका क्वासी फ्लूइड नेचर होता है। द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन दी ओवर बायलेयर। तो लिपिड की वजह से जो होती है वह प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है बेटा, वह आपके फ्लूइड नेचर की होती है। द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, लिख लीजिएगा भले इस पॉइंट को, द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enables the quasi fluid nature of lipid enables the lateral movement of protein, enables the, बिल्कुल एनसीईआरटी का पॉइंट है, lateral movement of protein, lateral movement of protein, movement of protein in lipid bilayer, in lipid bilayer, and that is termed as, and it is called as fluidity। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फ्लूइडिटी बोलते हैं, तरलता बोलते हैं। क्या होता है, हमने जब सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मेडल दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 के अंदर, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं वह लिपिड बाइलेयर के अंदर लेटरल मूवमेंट करते हैं। तो बेटा अगर लिपिड जो है वह सॉलिड होते, अगर मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड सॉलिड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगे तो प्रोटीन जो है उसके अंदर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो लिपिड जो होते हैं, लिपिड यहां पर क्वासी फ्लूइड नेचर के होते हैं, इसके कारण मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन जो है वह इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो यही कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस के कारण होते हैं बेटा, लिपिड की प्रेजेंस के कारण जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वह आपके फ्लूइड नेचर की होती है। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला भी। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज हेल्पफुल इन फंक्शन ऑफ, बेटा फ्लूइड नेचर जो होती है वह कई प्रकार के काम जो है, सेल ग्रोथ है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन है, सिक्रेशन है, किस में, सेल ग्रोथ, मैं काम लिख लेता हूं पूरे यहां पर, सेल ग्रोथ के अंदर हेल्प करती है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, एंडोसाइटोसिस के अंदर हेल्प करती है, एंडोसाइटोसिस के अंदर हेल्प करती है। तीसरी बात करें, सिक्रेशन के अंदर हेल्प करती है। फोर्थ बात करें, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन के अंदर हेल्प करती है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, अंतरकोशिकीय जंक्शन के फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करती है। सेल डिवीजन के अंदर जो है यह भी फ्लूइड नेचर जो है वह हेल्प करता है। तो ये देख लेना, ये 5 काम एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। कोशिका वृद्धि बिल्कुल सही है, कोशिका वृद्धि में हेल्पफुल है, कोशिका विभाजन में हेल्पफुल है, एंडोसाइटोसिस में हेल्पफुल है, उपरोक्त सभी, ऑल दी अबव, ठीक है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है बेटा, कि अगर किसी मॉलिक्यूल को सेल अपने अंदर एंगल्फ कर लेती है, लिक्विड पार्टिकल्स, तो उसे हम लोग एंडोसाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट देखना बेटा, ठीक है, ये हो गया।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, प्लाज्मा झिल्ली है सेलेक्टिव परमिएबल, परमिएबल, इम्परमिएबल या सेमी परमिएबल। देखना बेटा, यहां पे मैं एक थोड़ा सा आपको कार्टून डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं कि मेम्ब्रेन कितने तरह की होती है। बेटा देखना, मैं कह रहा हूं एक ये मेम्ब्रेन है, इससे ए बी पार हो रहा है, बी मॉलिक्यूल भी पार हो रहा है, ए भी पार हो रहा है, बी भी पार हो रहा है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। एक ये मेम्ब्रेन है जिसके अंदर ए तो पार हो रहा है लेकिन बी जो है वह उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है। एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिससे ना तो ए पार हो रहा है और ना ही बी पार हो रहा है, ना तो ए पार हो रहा है ना ही बी पार हो रहा है। तो ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें सभी पार हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं परमिएबल। क्या बोलते हैं? परमिएबल, ठीक है, या टोटली परमिएबल। क्या बोलते हैं? टोटली परमिएबल। जिसमें से कोई एक पर्टिकुलर पार हो रहा है तो इसको बोलते हैं बेटा सेलेक्टिव परमिएबल। क्या बोलते हैं बेटा? सेलेक्टिव परमिएबल। या अब इसको आगे देखते हैं, और ये होती है बेटा इम्परमिएबल। इम्परमिएबल बेसिकली ये सेलेक्टिव परमिएबल है ना, इट इज द टाइप ऑफ सेमी परमिएबल। तो इट इज द टाइप ऑफ सेमी परमिएबल। बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलवेज ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल अक्रॉस इट व्हाइल प्रिवेंटिंग अदर। एक्चुअली इसलिए जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपके क्या चला जाएगा बेटा, देखो ये तो है नहीं, ये है नहीं, आप कंफ्यूज कहाँ होंगे? इसमें और इसमें कंफ्यूज होंगे। देखो बेटा सेमी परमिएबल का मतलब होता है कुछ मॉलिक्यूल जा सकते हैं, और सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या है? अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सम स्पेसिफिक सब्सटेंस, तो वही होता है। तो ये कैसी है बेटा? सेलेक्टिव परमिएबल है। लिख लीजिएगा भली कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। क्या है बेटा? लिख लो भले इसी को यहीं पर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows the transport of specific molecules allows the transport of specific molecules and while preventing others, while preventing others। कुछ मॉलिक्यूल्स को जाने देते हैं लेकिन कुछ को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। इसका मतलब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्ट द मॉलिक्यूल की कौन सा मॉलिक्यूल उसमें से निकलेगा। इसलिए ये कैसी हो जाएगी बेटा? चयनात्मक पारगम्य प्रकृति की हो जाएगी, न कि अर्ध पारगम्य। दोनों में अगर ये ऑप्शन हो तो आपको लगाना है चयनात्मक पारगम्य, जो है वह उत्तर लगाना है। क्लियर है बेटा? ओके, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली के तरल मॉडल के अंदर क्या होता है? अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक। ऊपरी परत अध्रुवीय और जलरागी होती है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। पोलर लेयर इज हाइड्रोफोबिक। पोलर ध्रुवीय परत जल विरागी होती है। नहीं बेटा, पोलर लेयर जो होती है वह हाइड्रोफिलिक प्रकृति की होती है, यह ऑप्शन भी नहीं होगा। फॉस्फोलिपिड फॉर्म अ बाइमोलिक्यूलर लेयर इन मिडिल पार्ट। फॉस्फोलिपिड मध्य भाग में एक द्विआण्विक परत का निर्माण करती है। बिल्कुल सही बात है बेटा, हमें पता है कि जो फॉस्फोलिपिड है, लिपिड जो होते हैं वह इस प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ पहले लिपिड बना देता हूँ, चलो यहाँ बना देते हैं। ये होता है लिपिड का मॉलिक्यूल। लिपिड के मॉलिक्यूल के अंदर ये क्या होता है बेटा? पोलर हेड होता है, पोलर हेड होता है। और ये क्या होती है बेटा? ये होती है आपकी नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल होती है। और ये लिपिड मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, वह एक दूसरे के सामने कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, ऐसे, ताकि क्या हो कि इनके जो हाइड्रोफोबिक टेल है, ये हाइड्रोफोबिक टेल जो है वह एक्वस एनवायरनमेंट से क्या है? बचे हुए रहे। आगे आई थिंक क्लियर होगा। ये देखो बेटा, ये लिपिड मॉलिक्यूल है। लिपिड मॉलिक्यूल के अंदर ये क्या है? पोलर हेड है। ये क्या है बेटा? पोलर हेड है। पोलर हेड जो होते हैं वह कैसे होते हैं? हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक या जल रागी सिर, जल रागी जो होते हैं वह सिर होते हैं। और पूंछ जो होती है वह हाइड्रोफोबिक होती है। पूंछ जो होती है वह कैसी होती है? जल विरागी पूंछ, जल विरागी पूंछ, जल विरागी पूंछ। तो जल विरागी पूंछ को हमें एक्वस एनवायरनमेंट से बचाना है, इसलिए मेम्ब्रेन के अंदर
जो लिपिड बाइलेयर है उसके लिपिड मॉलिक्यूल को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया कि उसके जल विरागी सिरे तो एक दूसरे के पास पास स्थित होंगे और जल रागी सिरे जो होते हैं वह एक दूसरे के क्या होंगे, दूर दूर होंगे, ताकि क्या है वह मेम्ब्रेन जो है कि मेम्ब्रेन के जो जल विरागी जो टेल है वह पानी से क्या हुए, बचे हुए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह सही है। करेक्ट की बात पूछी है, ठीक है, ध्यान रखना, करेक्ट पूछा है। सभी जीवित जीवों की कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है। सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ न्यूक्लियस, बिल्कुल गलत है बेटा। कई ऐसी सेल्स होती है जिनके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है। यहीं पे लिख लो बेटा, न्यूक्लियस एब्सेंट इन, न्यूक्लियस एब्सेंट, किस किस के अंदर एब्सेंट होता है बताइए बेटा, पढ़ा है आपको। एक तो होता है बेटा ह्यूमन की मैच्योर आरबीसी के अंदर, दो एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे रखे हैं, मैच्योर आरबीसी ऑफ ह्यूमन मैमल्स के अंदर होते हैं, एक्सम्पशन वगैरह है लेकिन वो अपने सिलेबस के अंदर है नहीं, इसलिए नहीं लिखवाऊंगा। सेकंड जो होता है बेटा सीव ट्यूब्स के अंदर होता है, सीव ट्यूब्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट, जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो चालनी नलिकाएं होती है उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वह आपके गलत हो जाएगा। बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल हैव अ वेल डिफाइंड सेल वॉल, जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में सुस्पष्ट कोशिका भित्ति होती है। सेल वॉल बेटा केवल प्रेजेंट होती है, सेल, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन, सेल वॉल जो होती है प्रेजेंट होती है ओनली इन प्लांट सेल, ओनली इन प्लांट, ओनली इन तो नहीं लिखूंगा, चलो यूकैरियोट के अंदर प्लांट सेल की बात करेंगे, प्लांट सेल एंड फंजाई, यूकैरियोट के अंदर, फंजाई के अंदर भी होती है, ये हो गया। प्रोकैरियोटिक में कोई झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होते, इन प्रोकैरियोट्स देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यही बिल्कुल सही है बेटा, प्रोकैरियोट का के अंदर किसी भी प्रकार के झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है वह नहीं पाए जाते। सेल्स आर फॉर्म्ड डी नोवो फ्रॉम अबायोटिक मटेरियल्स, कोशिकाएं अजैविक पदार्थों से नए सिरे से बनती है, बिल्कुल सही बात है। सेल्स आर फॉर्म्ड डी नोवो, ये भी इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि आपको पता ही है रुडोल्फ विर्चोव ने क्या कहा था, रुडोल्फ विर्चोव ने क्या कहा था, रुडोल्फ विर्चोव साहब ने कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। यहाँ पर इवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना, क्योंकि इवोल्यूशन में तो ये बात सही मानी जा सकती है, एबायोटिक मटेरियल से होता है, एबायोजेनेसिस होता है, लेकिन हम लोग साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसके हिसाब से ये गलत हो जाएगा। मेन एग्जाम के अंदर इस तरीके के कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चन बेटा बहुत ही कम आते हैं, थोड़ा इसको ध्यान से साइटोलॉजी के हिसाब से करना है। नेक्स्ट देखना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ, प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से किससे मिलकर बनी होती है। बेटा हम सब जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, और लिपिड के अंदर जो होते हैं वह प्रोटीन धसी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। प्रोटीन एबंडेड इन कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर, कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर यहाँ पर रॉन्ग हो, कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर नहीं होनी चाहिए, लिपिड बाइलेयर होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट द्विपरत में धसे हुए प्रोटीन से नहीं बेटा, कार्बोहाइड्रेट द्विपरत में धसी हुई अवस्था में प्रोटीन थोड़ी पाए जाते हैं। फॉस्फोलिपिड एम्बेडेड इन प्रोटीन बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड जो है वह क्या प्रोटीन में धसे हुए होते हैं, नहीं बेटा, ऐसा भी नहीं होता है कि प्रोटीन द्विपरत में धसे हुए फॉस्फोलिपिड, नहीं, प्रोटीन एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड द्विपरत में धसे हुए प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। थर्ड ऑप्शन जो है वह आपका आंसर चला जाएगा। प्रोटीन एम्बेडेड इन अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज ऐसा कुछ एनसीईआरटी ने क्या ही नहीं रखा है, ये ऑप्शन भी जो है वह रॉन्ग हो गया। आपको जो पढ़ाया है उतना ही ध्यान रखना है, हर एनसीईआरटी का एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक लाइन आपको समझाया है, ऐसा अगर पॉलीमर की बात की तो ही इस ऑप्शन को रीड करना है, अदरवाइज 101% ये मान के चलना कि सर ने जो पढ़ाया है, क्या सर ने क्या ग्लूकोज पॉलीमर की बात की थी, नहीं की थी, तो ये आंसर है ही नहीं। आप बेफिक्र रहिए, बिल्कुल कह रहा हूं आपको। नेक्स्ट देखना बेटा, अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन, हमें कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन, करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। ध्यान रखना, करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। लिपिड्स आर अरेंज इन अ बाइलेयर विथ पोलर हेड टुवर्ड द इनर पार्ट,
लिपिड्स आर अरेंज्ड इन बाइलेयर, यहां तक तो मामला सही बैठता है कि लिपिड्स आर अरेंज्ड इन बाइलेयर, लिपिड एक द्विपरत में व्यवस्थित होते हैं, यहां तक तो बिल्कुल मामला जो है वह सही है। लेकिन विथ पोलर हेड टुवार्ड द इनर पार्ट, विथ पोलर हेड टुवार्ड द इनर पार्ट, ये जो है मामला गड़बड़ हो गया। ध्रुवीय सिरे अंदर की तरफ होते हैं, नहीं बेटा, ध्रुवीय सिरे जो होते हैं वह बाहर की तरफ होते हैं, ध्रुवीय सिरे जो होते हैं वह होते हैं बेटा आपके बाहर की तरफ होते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, कब दिया था बेटा? 1972 के अंदर दिया। ये स्टेटमेंट जो है वह आपका करेक्ट हो गया। कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल जो है सिंगर एंड निकोलसन द्वारा दिया गया था। फिर देखो क्या कह रहा है, सोडियम एंड पोटेशियम आयन मूव्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट का नहीं है, इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किसका एग्जांपल है बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बेस्ट एग्जांपल होता है कि सोडियम और पोटेशियम आयन निष्क्रिय, निष्क्रिय का नहीं है बेटा, ये किसका है बेटा? सक्रिय का एग्जांपल है, सक्रिय परिवहन। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? रॉन्ग हो गया। प्रोटीन मेक अप टू 60 to 70% ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन कोशिका झिल्ली का 60 से 70% भाग बनाते हैं, नहीं बेटा, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। प्रोटीन कितना होता है? हमने अभी बताया JKLMNOP, लिपिड जो होता है आपको पता ही है 40% होता है, और प्रोटीन जो होता है वह आपके कितना होता है बेटा? 52%। कैसे याद रखना है? अगेन बता देता हूं, जे अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली के अंदर L पहले आता है और L के बाद P आता है, और गणित के अंदर 40 पहले आता है और 40 के बाद क्या आता है? 52 आता है। इस तरीके से आपको ये डेटा भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन साहब थे 1972 के अंदर, मेम्ब्रेन का बहुत ही शानदार मॉडल सिंगर एंड निकोलसन साहब ने 1972 के अंदर दिया था, जिसे हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखना था, द केमिकल सब्सटेंस एविडेंटली प्रेजेंट इन मिडल लेमिला इज, मध्य पटलिका में प्रचुर मात्रा में उपस्थित रासायनिक पदार्थ है। बेटा याद करो, जब हम लोगों ने सेल वॉल पढ़ाया था तो सेल वॉल के अंदर हमने 3 चीज बताई थी, 3 चीजों की बात कही थी। एक बात कही थी हमने प्राइमरी सेल वॉल की, प्राइमरी सेल वॉल की, उसके बाद कही थी सेकेंडरी सेल वॉल की, और एक बात कही थी हम लोगों ने मिडल लेमिला की, मिडल लेमिला। टर्सरी सेल वॉल की एनसीईआरटी ने कोई स्टेटमेंट दे नहीं रखा है, ठीक है। तो बेटा प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है? प्राइमरी सेल वॉल के अंदर हम लोगों ने बताया था कि एक नवजात पादप कोशिका में सबसे पहले जो बनने वाली कोशिका भित्ति होती है वह प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है। द प्राइमरी सेल वॉल इज इनिशियली फॉर्म्ड सेल वॉल इन यंग प्लांट सेल, और इसके अंदर कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाती है। इट हैव द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन, और इसके अंदर कोशिका विभाजन जब होगा तो इसके अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण होता है कि प्राथमिक कोशिका भित्ति में कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाती है, और कोशिका विभाजन के द्वारा यह अपने अंदर की तरफ द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण करती है, ठीक है। और यह जो सेल डिवीजन का कैपेसिटी है, जैसे जैसे सेल की कोशिका की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे यह जो कैपेसिटी होती है वह कम होती जाती है। मिडल लेमिला जो होती है वह बेसिकली 2 पादप कोशिकाओं को ग्लू करने का काम करती है, चिपकाने एज एक्ट ग्लू, क्या स्टिक करने का काम करती है, इट एक्ट एज अ ग्लू। जो मिडल लेमिला बेसिकली होती है ना, मिडल लेमिला, ध्यान से देखना बेटा, मिडल लेमिला बेसिकली, मिडल लेमिला बनी होती है आपके कैल्शियम पैक्टेट से। किससे बनी होती है बेटा? कैल्शियम पैक्टेट। एनसीईआरटी ने केवल कैल्शियम पैक्टेट लिखा हुआ है, लेकिन बेटा मैग्नीशियम पैक्टेट भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम पैक्टेट। एनसीईआरटी नहीं लिख रखा है, थोड़ा सा याद रखना, नहीं भी आएगा। पैक्टेट बेसिकली क्या होता है? पैक्टेट जो है इट इज द फॉर्म ऑफ पैक्टीन, इट इज द फॉर्म ऑफ पैक्टीन। तो पैक्टीन भी अगर आंसर है, या अगर डायरेक्ट कैल्शियम पैक्टेट दे रखा है तो भी आंसर हो सकता है। क्यूटीन नहीं बेटा, क्यूटीन नहीं होता है। काइटिन नहीं होता है। लिग्निन नहीं होता है। पैक्टीन जो है वो आंसर आपका चला जाएगा। क्लियर है बेटा? देखिए बेटा, एक क्वेश्चन के पीछे इतने सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो कोई दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकती। बस आपको थ्योरी जो है वह बहुत अच्छे तरीके से करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा,
ठीक है, ये देखो बेटा प्लांट सेल है, प्लांट सेल के बीच बीच के अंदर आपको मिडल लेमिला देखने को मिलती है, ग्लूइंग लेयर है, इसके अंदर बेसिकली कैल्शियम पैक्टेट जो है वह सबसे ज्यादा होता है, दो पादप कोशिकाओं को आपस में चिपकाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर। सेल डिवीजन की क्या, सेल ग्रोथ की कैपेसिटी होती है, ताकि उसके अंदर वही है बेटा प्राइमरी सेल वॉल है, अभी हमने पढ़ा प्राथमिक कोशिका भित्ति जो होती है उसके अंदर आपको वृद्धि की क्षमता पाई जाती है और वह वृद्धि के द्वारा अंदर की तरफ द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। लिख लेना, पहले इस पॉइंट को लिख लो, प्राथमिक कोशिका भित्ति में, हिंदी में लिख लेता हूं, प्राथमिक कोशिका भित्ति में वृद्धि की क्षमता पाई जाती है और इस कारण यह अपने अंदर की तरफ द्वितीयक कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। ठीक है, वृद्धि की यह क्षमता कोशिका की परिपक्वता के साथ साथ परिपक्वता के साथ साथ घटती जाती है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर आपके वृद्धि की क्षमता पाई जाती है और इसी वृद्धि के द्वारा यह जो है अंदर की तरफ नई कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा आर, प्लाज्मोडेस्माटा जीव द्रव्य तंतु क्या होते हैं? दो पादप कोशिकाओं में जो कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है वह आपस में प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से जुड़ा हुआ रहता है। देखो ऐसा कुछ लिखा हुआ था, कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल, बिल्कुल सही बेटा। बेटा पहले ऑप्शन के अंदर ही आपको आंसर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। आसन कोशिकाओं के बीच संबंध है। लिग्निफाइड सीमेंटेड लेयर बिटवीन सेल्स, नहीं बेटा। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर से नहीं है। मेम्ब्रेन कनेक्टिंग द न्यूक्लियस विथ प्लाज्मोलेमा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है कि प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ये भी लिख लेना। कनेक्शन बिटवीन टू नेबरिंग प्लांट सेल, कनेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म between two near plant cell। ठीक है बेटा, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट इन एनिमल सेल, ये भी आपको ध्यान रखना है। एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर किसी भी तरह के प्लाज्मोडेस्माटा जो है वह आपको देखने को नहीं मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, मिडिल लेमिला इज कंपोज्ड ऑफ, अभी हमने पढ़ा कि मिडिल लेमिला बेसिकली जो होती है वह कैल्शियम पैक्टेट, ऑप्शन दे रखा है कैल्शियम पैक्टेट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट अगर आंसर निकल रहा है तो हम लोग पढ़ा हुआ है, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे, दो आसन कोशिकाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी संरचना एक प्रभावी परिवहन मार्ग है? दो पादप कोशिकाओं की बात कर रहे हैं तो पादप कोशिकाओं के अंदर या दो पास पास स्थित सेल्स की बात करें तो हमें सब पता है कि जो पास पास स्थित सेल जो होते हैं उनके बीच के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मोलेमा तो यही उसी का नाम है बेटा, सेल मेम्ब्रेन का नाम है, ये थोड़ा सा देख लो, सेल मेम्ब्रेन का नाम है। प्लास्टोक्विनोन जो होता है यह एक पिगमेंट है बेटा, पिगमेंट है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े।
चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, एल्गल हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ, एल्गी के अंदर किस किस सेल वॉल जो है किससे बनी होती है, इस पॉइंट को थोड़ा सा लिखना बेटा। बेटा बेसिकली हम लोग दो सेल वॉल की बात करेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है इसलिए कहते हैं। एक तो है एल्गल सेल वॉल, एल्गल सेल वॉल किससे बनी होती है, और एक हायर प्लांट सेल वॉल, हायर प्लांट सेल वॉल। बेटा एल्गी की या सेवाल की कोशिका भित्ति के अंदर आपको सेलुलोज, गैलेक्टांस, मेनांस एंड कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलेंगे। क्या क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, एक तो प्रेजेंट होगा इसके अंदर सेलुलोज, एक होगा गैलेक्टांस, एक होगा मेनांस और एक होगा आपकी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सेवालों की कोशिका भित्ति के अंदर सेलुलोज होगा, गैलेक्टांस होगा, मेनांस होगा और आपको कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलता है। जबकि जो हायर प्लांट होते हैं उसके अंदर आपको सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन ये देखने को मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं बेटा, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन्स, ये सब देखने को मिलते हैं। क्लियर है, तो देख लीजिएगा आंसर क्या चला जाएगा। एल्गल सेल वॉल क्या है बेटा, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। ये बेटा एल्गल सेल वॉल के अंदर पैक्टिन्स वगैरह नहीं होते हैं। सेलुलोज, गैलेक्टांस एंड मेनांस बिल्कुल सही है बेटा, ये जो है हो सकता है। हेमीसेलुलोज नहीं होता है, प्रोटीन्स, पैक्टिन नहीं होता है, ये आंसर चला जाएगा। प्लस करके यहाँ पर अगर कैल्शियम कार्बोनेट भी लिखा हो तो मज़ा आ जाए, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, बहुत शानदार एक्सप्लेनेशन दे रखा है बेटा, देख लो इतना शानदार। अगर आपके पास अगर नोट्स अवेलेबल होते हैं और आप लोग कभी भी कहीं पे भी जब भी आपका मन करे, बिल्कुल ऐप खोला या यूट्यूब पे है, बिल्कुल इस तरीके से अगर नोट्स भी अगर आप लोग कहीं पर बैठे हो यूं ही टाइम पास रील्स वगैरह देख रहे हो फेसबुक वगैरह इंस्टा पे, उससे बेटर है कि इन नोट्स की जो पीपीटी है उसको अपनी आंखों से एक बार निकाल देना, बिल्कुल सब चीज़ें आपको याद हो जाएगी। इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन जो है आपको मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट के ऊपर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना बेटा, इंजेक्शन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल इजी सी बात है। इंजेक्शन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय अ सेल इज कॉल्ड एज, कोशिका के द्वारा बड़े पदार्थों का अपने अंदर अंतर्ग्रहण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, एंडोसाइटोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस कहलाता है। बाहर निकालने को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, अंदर लेने को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है बेटा, विसरण क्या होता है कि ठोस, द्रव या गैस के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गमन जो है वह डिफ्यूजन कहलाता है। मूवमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस पार्टिकल थ्रू इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। और परासरण क्या होता है कि जल के अणुओं का अर्धपारगम्य में झिल्ली की सहायता से होने वाला विसरण जो है वह परासरण कहलाता है। ऑस्मोसिस इज व्हाट, डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखना बेटा, द मेन लिपिड कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल मेम्ब्रेन आर दो बार आ गया है, एक बार हटा देते हैं। पादप कोशिका झिल्ली के मुख्य लिपिड घटक जो है वो कौन से होते हैं। हम सब जानते हैं कि लिपिड जो होते हैं बेसिकली फॉस्फोलिपिड के रूप में प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फोलिपिड देख लो कहीं पे फॉस्फोलिपिड लिख रखा है तो फॉस्फोडाइएस्टर नहीं बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स नहीं, पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं, फॉस्फोग्लिसराइड यही है ना बेटा, फॉस्फोलिपिड ही तो है ये। फॉस्फोग्लिसराइड क्या होता है, फॉस्फोलिपिड ही है। फॉस्फोडाइएस्टर तो बेटा बिल्कुल अलग चीज़ है। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ये तो आपको पता ही है कि आउटर लेयर ऑफ सेल एनवेलप इन बैक्टीरियल सेल। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, चिपचिपेपन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन जो होती है द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियल सेल जो होती है वह बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर एबंडेंटली फाउंड इन विच सेल ऑर्गेनेली।
जल अपघटन या एंजाइम जो है किस कोशिका अंग में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? बिल्कुल, जो हमें सब पता है कि किसके अंदर पाए जाते हैं बेटा, लयनकाय या लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। क्या होते हैं बेटा, लाइसोसोम के अंदर, लाइसोसोम के अंदर आपको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑप्टिमली एक्टिव कब होते हैं? दे आर ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच, ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच, एसिडिक का मतलब पीएच लोअर देन 7, पीएच लोअर देन 7। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, हो सकता है आगे क्वेश्चन भी हो, देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, लाइसोसोम आंसर चला जाएगा। देखो का और क्वेश्चन आ गया, एट विच पीएच लाइसोसोम एंजाइम्स बिकम एक्टिवेटिव। पीएच, लाइसोसोमल एंजाइम किस पीएच पर सक्रिय होते हैं? किस पीएच पर होते हैं बेटा? अम्लीय पीएच पर सक्रिय होते हैं, अम्लीय पीएच पर सक्रिय होते हैं। ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच, एट एसिडिक पीएच। पीएच की रेंज हमें पता हो कि पीएच की रेंज जो होती है 0, 7 और 14 चलती है। ये जो है वह है एसिडिक, ये क्या है बेसिक, और ये जो होती है वह आपके न्यूट्रल होती है। 7 से कम कहीं पे आंसर है तो देख लो, पीएच 5 बिल्कुल 7 से कम है, 5 जो है वह आपका आंसर चला जाएगा। 7 वाली तो न्यूट्रल होती है, 8 वाली एल्केलाइन या बेसिक होती है, 10 वाली और ज़्यादा एल्केलाइन प्रकृति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, विच सेल ऑर्गेनली टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के निर्माण में कौन सा कोशिका अंगक भाग लेता है? बेटा वी नो दैट लाइसोसोम बेसिकली जो होता है, लाइसोसोम के निर्माण में 2 ऑर्गेनली भाग लेते हैं लाइसोसोम के निर्माण में। एक तो आपके होता है बेटा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एक क्या होता है बेटा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और दूसरा जो एंजाइम होता है बेसिकली इसके अंदर काम में आता है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली गोल्जी कॉय तो क्या है, गोल्जी कॉय के अंदर पैकेजिंग होती है और गोल्जी कॉय के अंदर पैकेजिंग के कारण लाइसोसोम का निर्माण होता है। लेकिन जो लाइसोसोम के एंजाइम्स जो है वह आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा कि बेसिकली द लाइसोसोम इज फॉर्म्ड बाय the lysosome is synthesized by packaging in Golgi complex, but the enzymes of lysosomes are synthesized in ER, synthesized by endoplasmic reticulum, endoplasmic रेटिक्यूलम। ठीक है बेटा, इसको ध्यान रखिएगा। क्या होगा इसका आंसर देन? विच सेल ऑर्गेनली टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम या लयनकाय के निर्माण में कौन सा कोशिका अंगक भाग लेता है? ER भी लेता है, गोल्गी बॉडी भी लेता है। बोथ 1 and 3 जो है वह 1 and 2 जो है इसका आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो बेटा, गल सिस्टम जो है वो काम में आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होगा, सिस फेज से एंट्री होती है और ट्रांस से वेसिकल्स बनती है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो है सेक्रेटरी वेसिकल, और गोल्गी के अंदर सिस और ट्रांस यहाँ पे आती है। ठीक है, ER के अंदर एंजाइम सिंथेसिस होते हैं। ये एंजाइम्स जो होते हैं वो एक वेसिकल्स के अंदर पैक्ड हो जाते हैं। फिर ये एंजाइम की जो वेसिकल्स है जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बोलते हैं, यह सिस फेज से गोल्गी कॉम्प्लेक्स के एंट्री करती है और ट्रांस फेज से बाहर निकलती है एज अ लाइसोसोम। क्लियर है? नेक्स्ट देखना बेटा। अच्छा आगे चले गए।
अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली इज, कौन सा सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन वाला है, इसको भले लिख लीजिएगा बेटा कि जो सेल ऑर्गेनेली जो होते हैं ना, हालांकि पहले भी मैंने क्लास के अंदर ये करवाया है, फिर भी जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता देते हैं कि सेल ऑर्गेनेली बेसिकली दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से बेटा? एक तो होते हैं बेटा मेम्ब्रेन लेस, ये कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन लेस। और दूसरे कौन से होते हैं बेटा? दूसरे होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड। बेटा मेम्ब्रेन बाउंड जो होते हैं वह आगे चलकर दो पार्ट के अंदर डिवाइड होते हैं। एक तो होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, एक क्या होता है बेटा? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। और दूसरे कौन से होते हैं बेटा? दूसरे होते हैं आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और डबल मेम्ब्रेन बाउंड। इनके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो मेम्ब्रेन लेस के अंदर पहला एग्जाम्पल आता है राइबोसोम का। किसका आता है बेटा? राइबोसोम का। दूसरी बात करते हैं हम लोग सेंट्रियोल की। किसकी बात करेंगे? सेंट्रियोल की। और तीसरी बात करेंगे हम लोग न्यूक्लियोलस की। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड के अंदर जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं उन्हीं की बात करता हूं मैं। फर्स्ट है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड जो होता है वह आपके होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। थर्ड जो होता है वह होता है बेटा लाइसोसोम। फोर्थ जो होता है वह होता है आपके वैक्यूल। ठीक है। डबल मेम्ब्रेन की बात करें तो पहला आएगा आपके माइटोकॉन्ड्रियन, दूसरा आ जाएगा आपके क्लोरोप्लास्ट और थर्ड हो जाएगा आपके न्यूक्लियस। क्लियर है बेटा? तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। क्या कह रहा है? यूनिट, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, सिंगल राइबोसोम जो होता है वह मेम्ब्रेन लेस होता है। अभी हमने पढ़ा कैसा होता है बेटा? मेम्ब्रेन लेस होता। आंसर है नहीं। दूसरा कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बेटा डबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है बेटा? डबल मेम्ब्रेन होती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है बेटा? डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, ये भी आंसर नहीं हो जाएगा। लाइसोसोम जो होते हैं लयनकाय, हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं बेटा? लयनकाय। तो लयनकाय जो होते हैं वह एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रफ ईआर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर, रफ ईआर जो होती है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है बेटा? बेसिकली ईआर जो होती है, ईआर दो तरीके की होती है। एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और एसईआर जो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वह बेसिकली लिपिड सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो रफ ईआर की बात कर रहा है तो रफ ईआर बेसिकली प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है। क्लियर है बेटा? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच सेल ऑर्गेनेलीज सिंथेसाइज्ड स्टेरॉइड, कौन सा कोशिका अंग स्टेरॉइड का निर्माण करता है बेटा? बेसिकली हम लोग बात करें एसईआर की। एसईआर जो है, एसईआर इज द मेन साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, मेन साइट ऑफ lipid synthesis, lipid synthesis. And in animal cell, and in animal cell, in animal cell some steroidal lipid like steroidal hormone, some lipid like steroidal hormone, steroidal hormones are synthesized by SER. Is that clear? तो ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। ER को यही वही है बेटा। इतना तो अब हम लोग इतने हाई लेवल पे पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदवी जालिका जो है वह कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप टू दी सेल, निम्नलिखित में से कौन कोशिका को यांत्रिक सहारा और आकार प्रदान करता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है, गोल्जी का है, तारक का है, लाइसोसोम या अंतःप्रदेवी जालिका? बेटा देखो, गोल्जी कॉय जो है वह तो पैकेजिंग के अंदर हेल्प करता है, सेंट्रियोल जो है वह कोशिका विभाजन में हेल्प करता है, ठीक है। गोल्जी कॉय किस में हेल्प करता है बेटा? गोल्जी कॉय हम सब जानते हैं, इट इन्वॉल्व इन पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है। सेंट्रियोल की बात करें तो सेंट्रियोल जो बेसिकली होता है सेल डिवीजन इन एनिमल सेल, सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्म में तरकु तंतुओं का निर्माण करता है, सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। लाइसोसोम जो होता है डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल, डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल, पदार्थों के विघटन में सहायता करता है। अंतःप्रदेवी जालिका जो है वह कोशिका को एक विशेष आकार प्रदान करने में काम में आता है। इट एक्ट एज इंट्रासेलुलर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, लिखा हुआ ही होगा बेसिकली। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज एन इंट्रासेलुलर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड मेंटेन दी शेप ऑफ सेल। सेल की शेप को मेंटेन करने का काम कौन करता है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द स्मूथ ईआर इज मेनली मेड अप ऑफ, बेटा ईआर हम सब जानते हैं कि एक ईआर के अंदर तीन चीजें होती है, एक ईआर के अंदर तीन चीजें होती है, कौन कौन सी बेटा? फर्स्ट याद रखनी है बेटा सिस्टर्नी, क्या याद रखनी है बेटा? सिस्टर्नी। दूसरी याद रखनी है बेटा सिस्टर्नी के बाद वेसिकल्स, कौन सी होती है बेटा? वेसिकल्स। और थर्ड जो होती है क्या होती है बेटा? ट्यूब्यूल। थर्ड क्या होती है बेटा? ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल। एक ईआर के अंदर जैसे ये क्या है बेटा? सिस्टर्नी, सिस्टर्नी भी प्रेजेंट होती है, ट्यूब्यूल्स नलिकाएं भी प्रेजेंट होती है, वेसिकल पुटिका भी। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी जो है यहां पर आपका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, राइबोफोरिन, राइबोफोरिन अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ, राइबोफोरिन किसकी सतह पर पाए जाते हैं? बेटा हम सब जानते हैं कि ईआर जो है वह बेसिकली दो प्रकार की है, एक तो होती है आरईआर और एक होती है बेटा एसईआर। आरईआर जो होती है इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, सरफेस कंटेन राइबोसोम, सरफेस कंटेन राइबोसोम, ठीक है। इसकी वजह से इसकी सरफेस जो होती है वह खुरदरी दिखाई देती है, इसीलिए इसे हम लोग खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका कहते हैं। इसकी सरफेस के ऊपर सरफेस डू नॉट कंटेन राइबोसोम, डू नॉट कंटेन राइबोसोम, ठीक है। इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं, इस कारण इसे हम लोग चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका कहते हैं। तो बेटा जो आरईआर है ना, जिसकी सतह के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, ये राइबोसोम राइबोफोरिन प्रोटीन की सहायता से राइबोसोम की सतह से जुड़े हुए रहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका जो है वह इसका आंसर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। अभी हमने पढ़ा लिपिड सिंथेसिस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं? एसईआर जो होते हैं वह आपके लिपिड के सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपिड संश्लेषण का प्रमुख स्थल है, अभी बार बार आ गया बेटा, वापिस एसईआर आंसर चला जाएगा, एसईआर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, गोल्गी बॉडी ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, गोल्गी बॉडी का ऑरिजिनेटेड कहां से होता है? गोल्गी बॉडी बताइए बेटा, बताइए। ईआर से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, न्यूक्लियस से होता है या प्रोप्लास्टिड से होता है? किससे होता है बेटा? ईआर से होता है। प्रोप्लास्टिड बेटा बेसिकली प्लास्टिड के कह सकते हैं ओरिजिनेटर हैं, जिससे प्लास्टिड बनते हैं, उनको बोलते हैं प्रोप्लास्टिड। बेसिकली देखो बेटा, इसको एक्सप्लेन मैं इसी से कर लेता हूँ कि ये ईआर जो है, ईआर से जो है ट्रांजिशन वेसिकल्स निकलती है और वह गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, द गोल्गी apparatus is functionally, एक मिनट,
हेलो। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये हो गया बेटा, गोल्जी उपकरण कार्यात्मक रूप से क्या किसे ईआर से जुड़ा होता है, और ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन क्या होता है बेटा? पैकेजिंग जो है वो मेन काम होता है, पता ही है बेटा, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल फॉर सिक्रेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन है इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर देखना बेटा, गोल्गी बॉडी इज कंसर्न्ड विथ रेस्पिरेशन, सिक्रेशन, एक्सक्रीशन और डाइजेशन। गोल्जी काय का संबंध किससे है? श्वसन से है? नहीं बेटा, श्वसन से संबंध तो किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया से। सिक्रेशन से ही है बेटा, स्त्रवण क्रिया से गोल्जी का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, इंपोर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण कहाँ होता है? देखिएगा बेटा, पता ही है बेटा, मैं कह रहा हूँ ईआर जो होती है वह दो तरीके की होती है। ईआर दो तरीके की कौन सी? एक तो होती है बेटा आर ई आर, और एक होती है आपके एस ई आर। ई आर से क्या बनता है? आर ई आर से क्या बनता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। और एस ई आर से क्या बनता है? एस ई आर से बनते हैं बेटा लिपिड। ठीक है, ये प्रोटीन जो है ये जाते हैं आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर। किसके अंदर जाएंगे बेटा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये प्रोटीन कहाँ जाएंगे बेटा? लिपिड भी जो है वह गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएंगे, और यहां से इसके द्वारा आपके किसका निर्माण हो जाएगा? ग्लाइको प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा, और इसके द्वारा किसका निर्माण हो जाएगा बेटा? ग्लाइको लिपिड का निर्माण हो जाएगा। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज द मेन साइट वेयर ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर सिंथेसाइज्ड। ठीक है बेटा, तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड किससे बनते हैं बेटा? गोल्जी एपरेटस से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल। गोल्जी सम्मिश्र एक प्रमुख भूमिका निभाता है इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड। बिल्कुल सही बात है। देखते हैं, इन ट्रिपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू द केमिकल एनर्जी। ये तो बेटा काम किसका होता है? ये काम तो होता है आपके क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट का ये आंसर नहीं होगा, सॉरी। ये आंसर, अरे रुक जा, क्यों कर रहा है? नहीं, ये आंसर इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ये काम किसका होता है बताइए बेटा? ये तो काम हो जाएगा आपके लाइसोसोम का। लाइसोसोम का एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनेलीज। एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनेलीज जो है वह ऊर्जा हस्तांतरण अंगों के रूप में, माइटोकॉन्ड्रिया का तो नहीं कहेंगे, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। आंसर क्या चला जाएगा बेटा? प्रोटीन के पोस्ट ट्रांसलेशन संशोधन और ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड में हेल्प करता है कौन बेटा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनएज। बेटा हम सभी जानते हैं दो ऑर्गेनेली ऐसे हैं जिनके अंदर खुद का डीएनए होता है। एक तो होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, और एक जो होता है वह आपके होता है क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है, उसको हम लोग बोलते हैं mtDNA। क्या बोलते हैं बेटा? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वह सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होता है। सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। कैसा होता है? सर्कुलर भी होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, और उसकी तरफ कोई मेम्ब्रेन थोड़ी होती है। नेक्ड होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। ऑल ऑफ द अबो जो है वह आपके आंसर चला जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर देखना बेटा, पावर हाउस ऑफ सेल। डायरेक्ट सा क्वेश्चन दे दिया है, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण और उसका संग्रहण करता है। लिख लो भली, क्या करता है? एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण व संग्रहण करता है। synthesize and store the energy, synthesized and store the
energy in form of ATP. Hence it is called as powerhouse of cell. Right? सिंपल से क्वेश्चन है बेटा. अच्छा आगे चले गए. सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल दो होते हैं बेटा. माइटोकॉन्ड्रिया भी है, माइटोकॉन्ड्रिया. अच्छा दो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड करके लिख लो बेटा क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ पे याद रखना. क्यों? इनके खुद के अंदर स्वयं का डीएनए होता है, इसलिए अपने लिए आवश्यक कुछ प्रोटीन का निर्माण ये खुद कर लेते हैं. लिख लो पहले इसको कि माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट में स्वयं का डीएनए पाया जाता है, इसलिए ये अपने लिए आवश्यक कुछ प्रोटीन का निर्माण स्वयं ही करते हैं. इसलिए इन्हें अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली जो है इन्हें कहा जाता है. ठीक है, इंग्लिश मीडियम लिखे. बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट contain its own DNA so that they can synthesize some of protein itself. Hence they are also known as semi autonomous cell ऑर्गेनेलिज. इन्हें हम लोग अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहते हैं. अगला क्वेश्चन देखना बेटा. द सेल ऑर्गेनेलिज हैविंग एबंडेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स इज. ऑक्सीकारी एंजाइम्स की प्रचुरता वाला कोशिकांग कौन सा है? बताइए बेटा कौन सा है? गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तारक केंद्रक है या सूत्रकणिका है? हम सभी जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स जो है वह आपके रेस्पिरेशन या एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर काम में आते हैं और दे आर प्रेजेंट इन दी माइटोकॉन्ड्रिया. किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं. क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखना बेटा. एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय. वायवीय श्वसन किसके द्वारा किया जाता है? वायवीय श्वसन पता ही है बेटा. एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या होगा बेटा? एनर्जी का प्रोडक्शन होगा. एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं. क्या होगा बेटा? एनर्जी का प्रोडक्शन, ऊर्जा उत्पादन. और किससे रिलेटेड होते हैं? सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया से ये चीज रिलेटेड होती है. ठीक है, नेक्स्ट देखना. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित आधार द्रव्य कहलाता है. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित जो आधार द्रव्य है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बताइए बेटा. इस पूरे मटेरियल को हम लोग पता है, इस पूरे मटेरियल को मैट्रिक्स या अधात्री कहते हैं. क्या कहते हैं? मैट्रिक्स या अधात्री कहते हैं. स्ट्रोमा जो है वह हरित लवक का होता है. ध्यान रखना, स्ट्रोमा किसका होता है? हरित लवक का. मटेरियल्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. सेल सेप जो होता है वह होता है मटेरियल ऑफ वैक्यूल्स.
मटेरियल ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल, ठीक है। सेल से साइटोप्लाज्म तो एक अलग ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, कोशिकाओं की एटीपी फैक्ट्रियां हैं, एटीपी फैक्ट्रीज ऑफ सेल्स आर, एटीपी फैक्ट्री जो अपन सब जानते हैं, एटीपी के रूप में ऊर्जा का स्थान, ऊर्जा का फॉर्मेशन और उसका स्टोरेज जो है वह कौन करते हैं, सूत्रकणिका करते हैं। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आने लग गए हैं बेटा, बहुत सिंपल से, ठीक है। नेक्स्ट देखना बेटा, क्रिस्टी पाए जाते हैं, क्रिस्टी जो होते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक सतह जो है वह मैट्रिक्स रीजन की तरफ अंतर्वलित होकर इनफोल्ड होकर क्रिस्टी नामक संरचना का निर्माण करती है। सरफेस ऑफ ग्रेना नहीं बेटा, सरफेस ऑफ ग्रेना नहीं है। सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बेटा। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टी जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर पाए जाते हैं। कुछ इस प्रकार से जो होती है वह व्यवस्थित होती है। ये देखो, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन जो है वह अंदर की तरफ अंतर्वलित होकर, ठीक है, अंतर्वलित होकर क्या है, क्रिस्टी नामक संरचना का निर्माण करती है। क्रिस्टी के ऊपर F0 F1 पार्टिकल्स जो है वह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। याद करो, सब पढ़ाया हुआ है बेटा ऑक्सीसोम। इसकी आकृति कैसी होती है बेटा, टेनिस के रैकेट के समान आकृति होती है, टेनिस के रैकेट के समान इसकी आकृति होती है। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, दोहरी झिल्ली वाली कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली अभी हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है और केंद्रक है। क्या है, राइबोसोम नहीं बेटा, राइबोसोम जो होता है वह झिल्ली रहित होता है। कैसा होता है बेटा, ये आपके झिल्ली रहित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह दोहरी झिल्ली होती है। क्या होती है बेटा, दोहरी झिल्ली होती है। यही आपका आंसर चला जाएगा। लाइसोसोम जो होता है वह एकल झिल्ली होती है। क्या होते हैं बेटा, एकल झिल्ली होती है। और सेंट्रियोल जो होते हैं वह झिल्ली रहित होते हैं। सेंट्रियोल जो होते हैं वह झिल्ली रहित होते हैं। क्या होता है बेटा, झिल्ली रहित होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, निम्नलिखित में से किसमें अपने स्वयं का डीएनए होता है। दो ऑर्गेनेलीज ऐसे हैं जिनके अंदर खुद का डीएनए होता है। एक तो होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया और एक होता है बेटा क्लोरोप्लास्ट। इसके दोनों के अंदर खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। पेरोक्सिसोम के अंदर नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। डिक्टियोसोम किसको बोलते हैं बेटा, डिक्टियोसोम गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं। डिक्टियोसोम किसको बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन प्लांट सेल, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन प्लांट सेल। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, किस कोशिका अंगक से ऑक्सीजन मुक्त होती है। विच सेल ऑर्गेनेलिज रिलीजेज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कब रिलीज होती है, पहले तो ये बताओ। ऑक्सीजन इज रिलीजेज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज रिलीजेज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में कौन सा ऑर्गेनेलिज काम में आता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर आपके काम में आता है क्लोरोप्लास्ट। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक जो है उसके दौरान जो है हरित लवक के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके दौरान ऑक्सीजन गैस जो है वह मुक्त होती है। नेक्स्ट, हरित लवक में पर्णहरित कहाँ स्थित होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा कि हरित लवक में पर्णहरित कहाँ उपस्थित होते हैं। हरित लवक में क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल होते हैं वह कहाँ उपस्थित होते हैं, बताइए, पहले आप बताइए, मैं तो बता दूंगा। ग्रेना एंड स्टोमा थाइलेकोइड, ग्रेना और स्टोमा थाइलेकोइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या आपके प्रेजेंट होते हैं केवल स्टोमा थाइलेकोइड में, या प्रेजेंट होते हैं बेटा स्टोमा के अंदर, या प्रेजेंट होते हैं ग्रेना और स्टोमा दोनों के अंदर। बताइए ग्रेना क्या होता है, थाइलेकोइड क्या होते हैं, याद करो। देखो बेटा, ये मैं कह रहा था, ये था क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर वाले पूरे भाग को हम लोगों ने कहा था स्टोमा। क्या कहा था बेटा, स्टोमा। और इस स्टोमा के अंदर आपको इस प्रकार से फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिली थी। इस एक को हमने कहा था थाइलेकॉइड। और ये थाइलेकॉइड जो होते हैं वह इस प्रकार सिक्कों के ढेर की भांति व्यवस्थित होते हैं। इसको हमने कहा था ग्रेनम। और इस प्रकार एक क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा के अंदर कई सारे ग्रेनम जो होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं। और ये ग्रेनम जो होते हैं वह आपस में स्टोमा लेमिलाई से जुड़े होते हैं। स्टोमा
लेमिले से जुड़े होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो है पर्णहरित कहाँ प्रेजेंट होता है। तो पर्णहरित जो होता है वह आपके ग्रेनम के अंदर भी होता है, ग्रेनम इस पोर्शन के अंदर भी होता है, ग्रेनम के अंदर, इन पूरे के अंदर, और साथ में स्टोमा लेमिली के अंदर भी प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन ही जो है वह आपका आंसर चला जाएगा। क्लियर है? चलें आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉन पिगमेंटेड पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज। नॉन पिगमेंटेड पार्ट जो होता है, पूरा पार्ट जो है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रोमा। नॉन पिगमेंटेड पार्ट क्या होता है बेटा, नॉन पिगमेंटेड पार्ट। पिगमेंटेड पार्ट स्ट्रोमा के अंदर किसी भी तरह के आपको क्या नहीं देखने को मिलेंगे, किसी भी तरह के पिगमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। स्ट्रोमा, जिसको हिंदी के अंदर आई थिंक पिठिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पिठिका। क्लियर है? चलें आगे बेटा, चलते हैं बेटा आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे झिल्लियों का तंत्र कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज सिस्टम्स ऑफ मेम्ब्रेन। तो बेटा सिस्टम्स ऑफ मेम्ब्रेन जो है बेसिकली ईआर को कहते हैं। ईआर जो है नेटवर्क है, टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स बेसिकली ईआर है। ईआर है क्या, ईआर जो है नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स scattered in cytoplasm. Is that clear? तो इसे हम लोग झिल्लियों का तंत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टर्नी पाई जाती है। सिस्टर्नी किसके अंदर होती है बेटा, देखना ध्यान रखना। सिस्टर्नी जो है आपको ईआर के अंदर भी देखने को मिलेगी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स दोनों के अंदर देखने को मिलेगी। ओनली इन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बेटा, सिस्टर्नी नहीं होते, वो क्रिस्टी होती है, ध्यान रखना बेटा, वो होती है क्रिस्टी। ओनली इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बेटा, गोल्जी में भी होती है। इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन गोल्गी दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, सिस्टर्नी दिखा देता हूँ मैं आपको कि जो सिस्टर्नी होती है वो कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होती है। ये क्या है, ये सिस्टर्नी है। ये क्या है बेटा, ये है ट्यूब्यूल्स, और ये क्या है बेटा, वेसिकल्स है। ठीक है, तो सिस्टर्नी आपको गोल्जी और ईआर दोनों के अंदर देखने को मिलेगी। अच्छा क्वेश्चन था, पादप कोशिका में रसधानी, पादप कोशिका में वैक्यूल की बात कर रहा है कि वैक्यूल्स इन प्लांट सेल। बेटा एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ पॉइंट्स वैक्यूल्स के बारे में लिखते हैं कि वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, किसकी बेटा, वैक्यूल की मेम्ब्रेन, उसे हम लोग बोलते हैं बेटा टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं बेटा, टोनोप्लास्ट कहते हैं। लेक्स मेम्ब्रेन एंड कंटेन एयर नहीं बेटा, उसके अंदर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, लेक मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स वाटर एंड एक्सक्रीटरी सबस्टेंस, झिल्ली रहित होती है बेटा, झिल्ली रहित नहीं होती है, ये भी नहीं चला जाएगा। इट इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन स्टोरेज प्रोटीन एंड लिपिड, झिल्लीबद्ध होती है और इसके अंदर स्टोरेज प्रोटीन वगैरह थोड़ी होते हैं, इसके अंदर बेटा एक्सक्रीटरी सबस्टेंट और वाटर प्रेजेंट होता है। इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी, फोर्थ ऑप्शन जो है वह आपका आंसर चला जाएगा। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन देखना बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर झिल्ली का तंत्र का भाग नहीं पाया जाता, नहीं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। बेटा हम सभी जानते हैं कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर कुछ अंग झिल्ली युक्त संरचनाएं ऐसी होती है, कुछ झिल्ली युक्त अंग ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कौन से होते हैं बेटा, गर्ल वी, ये ध्यान रखना है आपको, मैंने कहा था गर्ल वी सिस्टम जो है ध्यान रखना है। जी का मतलब गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। ईआर का मतलब होता है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एल का मतलब होता है बेटा लाइसोसोम, और वी का मतलब जो होता है वह होता है आपके वैक्यूल। ये चार कोशिकाओं को अंतःझिल्लिका तंत्र के अंदर रखा जाता है। ये कह रहा है भाग नहीं माना जाता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, लाइसोसोम होता है, गोल्जी होता है, परऑक्सीसोम जो है वह नहीं होता, सॉरी ये तो आंसर है,
आंसर है ना, तो अपन को राइट लगाना है, ठीक है ना। पेरोक्सिसोम जो है वह इसका भाग नहीं होता। क्लियर है? चले आगे बेटा, अगला क्वेश्चन। डीएनए इज नॉट फाउंड इन, डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता? एक मिनट। क्या कह रहा है बेटा? डीएनए इज नॉट फाउंड इन, डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता? डीएनए किसके अंदर नहीं होता? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए बेटा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, राइबोसोम के अंदर डीएनए नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर तो बेटा डीएनए प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन और इन फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, जेनेटिक मेटेरियल बनाएगा आगे चलकर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का किस फॉर्म में होता है बेटा? एमटी डीएनए, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर किसके फॉर्म में होता है बेटा? सीपी डीएनए। तो राइबोसोम के अंदर किसी भी प्रकार का डीएनए जो होता है वह प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। सेल्फ डुप्लीकेशन डज नॉट अकर्स इन, स्व प्रतिलिपिकरण की क्षमता किसके अंदर नहीं होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है क्या बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बिल्कुल होती है सर। सेंट्रियोल हमें सब जानते हैं कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कब होता है? ड्यूरिंग एस फेज, सिंथेसिस फेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में भी होती है। राइबोसोम के अंदर आपको स्व प्रतिलिपिकरण की क्षमता देखने को नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन देखना बेटा। पैलिडे पार्टिकल्स किसे बोलते हैं बेटा? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉर्ज पैलिडे। क्या नाम था बेटा? जॉर्ज पैलिडे। तो बेटा जॉर्ज पैलिडे ने सबसे पहले 1953 के अंदर, कब बेटा? 1953 के अंदर राइबोसोम को सबसे पहले देखा था। तो राइबोसोम को ही बोलते हैं बेटा, किसको बोलते हैं बेटा? राइबोसोम। राइबोसोम को हम लोग पैलिडे कण के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन। पॉलीसोम इज ए चेन ऑफ, बिल्कुल बेटा कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। पॉलीसोम क्या होते हैं बताइए? ये मैं कह रहा हूं एमआरएनए चेन है। क्या है बेटा? एमआरएनए की चेन है। तो इस एमआरएनए की चेन के ऊपर जब कई सारे राइबोसोम आकर जुड़ जाए, मल्टीपल राइबोसोम्स अगर जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए बेटा? मल्टीपल राइबोसोम, ठीक है। तो पॉलीसोम क्या है? पिनोसोम है, फागोसोम है, माइक्रोसोम है या राइबोसोम है? राइबोसोम है, ठीक है। व्हेन मल्टीपल एमआरएनए, लिख लो भली, मल्टीपल राइबोसोम्स आर अटैच्ड विथ सिंगल चेन ऑफ एमआरएनए। क्या है बेटा? मल्टीपल राइबोसोम्स आर attached with single chain of mRNA। जब कई सारे राइबोसोम mRNA की एक श्रृंखला से जुड़ जाते हैं, जब कई सारे राइबोसोम mRNA की एक श्रृंखला से जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा? आपके पॉलीराइबोसोम का निर्माण करते हैं। क्लियर है बेटा? तो आंसर क्या चला जाएगा यहाँ पर? राइबोसोम जो है वह आपके आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70S। प्रोकैरियोटिक हम सब जानते हैं कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम बेसिकली 80S होते हैं, हालांकि यूकैरियोट के अंदर 70S राइबोसोम भी देखने को मिलते हैं। ये कह रहा है कि यहाँ पर S क्या है? क्या है बताइए? S जो है वो बेटा स्वेडबर्ग इकाई है। क्या है बेटा? S जो है, ध्यान रखना, ये स्टार लगा के लिख लेता हूं मैं। S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है।
किसको है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, अवसादन गुणांक, अवसादन गुणांक, indirectly a measure of size and density, indirectly a measure of size and density, आकार और घनत्व का अप्रत्यक्ष जो है प्रमाण। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज, सबसे छोटी कोशिकांग की यह बात कर रहा है। लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम ही है बेटा, क्या है बेटा, राइबोसोम है। ठीक है ना, राइबोसोम जो है वो स्मॉलेस्ट है। अगला थोड़ा फास्ट करते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखना बेटा, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन। बेटा 70s जो होता है, 70s बेसिकली प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, लेकिन प्रोकैरियोटिक के साथ साथ कुछ कोशिकांग जो होते हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, उनके अंदर भी देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल होते ही है, प्रोकैरियोटिक सेल, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड ऑप्शन जो है, प्रोकैरियोटिक के साथ साथ हरितलवक और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आपको 70s राइबोसोम देखने को मिलते हैं। द राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ, बेसिकली बेटा राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब इसके अंदर क्या होगा, एक तो होगा आरएनए और एक क्या होगा बेटा, प्रोटीन होगा। आरएनए की फुल फॉर्म भी लिख लो बेटा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा, आरएनए एंड प्रोटीन। क्या होगा, आरएनए एंड प्रोटीन। क्लियर है। नेक्स्ट देखना बेटा, निम्नलिखित में से किस में ट्यूबुलिन प्रोटीन उपस्थित नहीं होता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूबुलिन प्रोटीन इज नॉट प्रेजेंट। बेटा बेसिकली ट्यूबुलिन प्रोटीन है क्या, ट्यूबुलिन प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, क्या होते हैं बेटा ट्यूबुलिन प्रोटीन, बेसिकली दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये जो होते हैं दे कोर बनाते हैं किसकी, बेसिकली बेटा दे फॉर्म दी कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, एंड दे फॉर्म दी कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो मतलब सीलिया और फ्लैजिला के अंदर तो नॉट प्रेजेंट क्या रहा है, नहीं, इसके अंदर तो होता है, आंसर नहीं है। फ्लैजिला के अंदर होता है, आंसर नहीं है। माइक्रोट्यूब्यूल खुद ही है, आंसर क्या चला जाएगा बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वह देखने को नहीं मिलेगा। सीलिया एंड फ्लैजिला बोथ, पक्समाब और कसाब दोनों के अंदर कौन सी व्यवस्था पाई जाती है, हैव 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, आर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, प्रोटेक्टिव थोड़ी होती है बेटा, आर प्रेजेंट ओनली इन प्रोटोजोआ एनिमल्स, नहीं बेटा, आर आउटग्रोथ स्ट्रक्चर्स ऑफ साइटोप्लाज्म, नहीं बेटा, 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। क्या होता है बेटा, 9+2, 9+2, 9 क्या होती है बेटा, पेरीफेरल होती है, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, और 2 जो होती है वह कैसी होती है बेटा, सेंट्रल होती है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ। साइटोस्केलेटन बेसिकली बेटा प्रोटीनियस फिलामेंट से मिलकर बने होते हैं, और प्रोटीनियस फिलामेंट जो होते हैं वो आपको पता ही है 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरे होते हैं माइक्रोफिलामेंट, और तीसरे जो होते हैं वह होते हैं आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या होते हैं बेटा, इंटरमीडिएट फिलामेंट। 3 तरह के इसके अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, एन elaborate network of filamentous proteinous structure present in the cytosol which help in the maintenance of cell shape is called as। कोशिका द्रव्य में उपस्थित तंतु में प्रोटीन संरचनाओं का एक विस्तृत जाल जो कोशिका के आकार को बनाए रखने में मदद करता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, साइटोस्केलेटन या कोशिका कंकाल जो है वह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसल बॉडी, बेसल काय क्या होती है, बेसल काय क्या सेंट्रियोल लाइक होती है,
प्लास्टिड लाइक होती है, राइबोसोम लाइक होती है, या माइटोकॉन्ड्रिया समान सेंट्रियोल लाइक होती है। हम सब जानते हैं, चलो कोई बात नहीं, आगे चले गए तो यहीं पे कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रियोल लाइक होती है। द सीलियम एंड फ्लेजियम इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बेसल बॉडी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ, माइक्रोट्यूब्यूल्स या सूक्ष्म नलिकाएं किससे बनी होती है? बताइए बेटा, सूक्ष्म नलिकाएं। माइक्रोट्यूब्यूल्स पहले तो होती क्या है बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती है होलो अनब्रांच सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की? अगर हम लोग बात करें माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो होलो अनब्रांच्ड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। माइक्रोफिलामेंट जो एक्टिन फिलामेंट से होते हैं, एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं वह माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने होते हैं। और एक्टिन प्रोटीन से कौन बने होते हैं? एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं बेटा माइक्रोफिलामेंट। कौन बने होते हैं बेटा? माइक्रोफिलामेंट। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यही है, देखो बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं होलो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है? सीलिया और फ्लैजिला के अंदर तो 9+2 का होता है, और सेंट्रियोल के अंदर आपको 9+0 अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। वहाँ पर पेरिफेरल तो प्रेजेंट होते हैं, और सेंट्रल जो होते हैं वह आपके एब्सेंट होते हैं। क्लियर है? एब्सेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, देखो कुछ भी तरह के सेंट्रल नहीं होते। जीनोम क्या है? द टोटल कंटेंट ऑफ डीएनए इन अ हैप्लॉइड सेल। टोटल कंटेंट ऑफ डीएनए या टोटल डीएनए इन हैप्लॉइड सेल। अगुणित कोशिका में उपस्थित कुल डीएनए, अगुणित कोशिका में उपस्थित कुल डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? कुल डीएनए को ही हम लोग जीनोम कहते हैं। पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, हाफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, टोटल डीएनए इन सेल, टोटल क्रोमोसोम इन अ गैमिट। गैमिट जो होती है वह अगुणित कोशिका होती है। गैमिट जो होती है वह बेटा हैप्लॉइड सेल होती है, हैप्लॉइड सेल होती है। एक युग्मक जो होती है वह बेटा अगुणित कोशिका ही होती है। उसके अंदर उपस्थित कुल क्रोमोसोम की नंबर जो है उसे हम लोग जीनोम कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखना बेटा, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन इज अ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रिका आयोजक जो क्षेत्र होता है उसकी बात करता है। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन इज अ, ठीक है। देखते हैं बेटा क्या होता है, बताइए आप लोग पहले बताइए। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है या टर्सरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है या सेंट्रियोल होता है? क्या होता है बताइए बेटा। कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक नॉन स्टेनिंग कॉन्स्ट्रिक्शन होता है एट कांस्टेंट लोकेशन, ठीक है। इन सम क्रोमोसोम वी कैन से दैट हैव नॉन स्टेनिंग कॉन्स्ट्रिक्शन इज प्रेजेंट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बेसिकली हम लोग न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं उसको। बेसिकली वह न्यूक्लियोलस के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ही है आंसर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। देखिएगा बेटा कि बिसाइड द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सम क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग कॉन्स्ट्रिक्शन। ये चीज ध्यान रखनी है, नॉन स्टेनिंग कॉन्स्ट्रिक्शन एट कांस्टेंट लोकेशन। This is called as secondary constriction. It is involved in the formation of nucleolus and in thus called as NOR,
न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं। जैसे ये बेटा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, लेकिन कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर आपको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी देखने को मिलते हैं। नॉन स्टैंडिंग होते हैं, कांस्टेंट पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, काइनेटोकोर इज प्रेजेंट इन। बेटा काइनेटोकोर है क्या? बेटा काइनेटोकोर गुणसूत्र बिंदु का वह स्थान है, गुणसूत्र बिंदु का वह स्थान है, वह स्थान है जहां पर कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु आकर जुड़ते हैं, तर्कु तंतु आकर जुड़ते हैं। इट द डिस्क, इंग्लिश मीडियम लिखिएगा, इट द पार्ट ऑफ, इट द स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन, स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन centromere, centromere where spindle fibers are attached, spindle fibers are attached during सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं आकर जुड़ते हैं। किसके हैं बेटा? क्रोमोसोम्स के पार्ट होते हैं, गुणसूत्र के भाग होते हैं। काइनेटोकोर कहाँ उपस्थित होते हैं? गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये देख लो बेटा स्ट्रक्चर कि ये गुणसूत्र है, गुणसूत्र का सेंट्रोमियर ये है, और सेंट्रोमियर के ऊपर यहाँ पर डिस्क के समान आपको संरचनाएं देखने को मिलेगी, जिससे क्या जुड़ते हैं बेटा? ये आपके है स्पिंडल फाइबर्स जो है ये, ठीक है ना, ये आकर जुड़ते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ। गुणसूत्र के अंदर क्या क्या होता है बेटा? गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है, कुछ स्टोन प्रोटीन होते हैं और कुछ नॉन स्टोन प्रोटीन होते हैं। तो पहला ऑप्शन ही जो है डीएनए, आरएनए, स्टोन एंड नॉन स्टोन, डीएनए, आरएनए, स्टोन एंड नॉन स्टोन जो है वह आपके प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज कंसर्न विद एजिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। गुणसूत्र का कौन सा भाग जीव की उम्र बढ़ने से संबंधित होता है? तो बेटा बेसिकली टीलोमियर जो है ना, टीलोमियर के अंदर रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है, डीएनए सीक्वेंस एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम। टीलोमियर, टीलोमियर जो है वह आपके संबंधित होते हैं। टीलोमियर टर्मिनल पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम, टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। इसके ऊपर एक एंजाइम होता है बेटा जिसको बोलते हैं टीलोमिरेज, टीलोमिरेज ये संबंधित है। ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी थोड़ा सा देख लीजिएगा भले। द नॉन स्टिकी क्रोमोसोमल एंड्स आर कॉल्ड एज, उसी को हम लोग टीलोमिरेज कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? टीलोमियर्स बोलते हैं, टीलोमियर्स, नॉन स्टिकी एंड। क्रोमेटिड्स, तो ये क्रोमेटिड्स होते हैं। सेंट्रोमियर ये होता है बेटा, ये क्या है बेटा? लिख लो यहीं पर, ये आपके क्रोमेटिड्स है। ये पोर्शन कौन सा है? ये पोर्शन होता है बेटा सेंट्रोमियर। और क्या है? सैटेलाइट, तो आपको पता ही हो बेटा, ऐसे क्रोमोसोम जिसके अंदर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलते हैं। ये जैसे मैं कह रहा हूँ, सॉरी, इस प्रकार से ये अलग से बना दिया, ये अलग बन गया, ये अलग हो गया, ये क्रोमोसोम, और ये हो गया इस प्रकार से। ये क्या हो गया बेटा? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन। ये हो गया आपके सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और ये इसको बोलते हैं बेटा सैटेलाइट। क्या बोलते हैं बेटा? सैटेलाइट। ठीक है, तीनों सब जो भी टर्मिनोलॉजी आ रही है उसको हम लोग नॉलेज होना जरूरी है। पार्ट ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज कॉल्ड, अभी पढ़ा है। क्या बोलते हैं इसको? पार्ट ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन आफ्टर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। अभी हमने पढ़ाई है और आंसर आ गया। इसको क्या बोल दिया बेटा? सैटेलाइट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, सैटेलाइट। बहुत अच्छे तरीके, देखो बेटा कितना शानदार पढ़ाया। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है और इसको सैटेलाइट बोलते हैं, ये वाला। नेक्स्ट देखना, पॉलीसोम इज फॉर्म्ड बाय, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, पॉलीसोम किससे बनते हैं? सिंगल चेन ऑफ एमआरएनए if attached with multiple ribosome, a ribosome with several subunit, ribosomal attached to each other in a linear arrangement, several ribosome attached to a single mRNA। एक mRNA की चेन पर, अभी बताया था, एक mRNA की चेन पर ये क्या है बेटा? mRNA है,
और अगर इस mRNA के ऊपर मल्टीपल राइबोसोम आकर जुड़ जाए, इस प्रकार से क्या हुआ बेटा, मल्टीपल राइबोसोम आकर जुड़ गए, ये क्या है बेटा, राइबोसोम्स है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, पॉलीसोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा चलिए बेटा, बहुत बढ़िया अपना ये लेक्चर जो है ख़त्म हुआ अच्छे तरीके से। एक लेक्चर में और आपके क्वेश्चन एमसीक्यूज का लेके आऊँगा, उसके बाद हम लोग इस नेक्स्ट चैप्टर जो है शुरू करेंगे। सेव कर लेते हैं बेटा। आई थिंक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का ये 9th लेक्चर होगा, 8 9, एक मिनट, एमसीक्यू थर्ड होगा ना, एमसीक्यू थर्ड होगा, एक मिनट बेटा, एमसीक्यू थर्ड ही होगा, एमसीक्यू थर्ड, ठीक है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एमसीक्यू थर्ड। ओके, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।